आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये क्राइम स्टोरी है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 94 गांव नौरंगाबाद की, जहां अलीगढ़ का रहने वाला संदीप यादव किराए के घर में अपनी पत्नी सोनी यादव के साथ रहता था। संदीप यादव की शादी सोनी यादव से तकरीबन 1.5 साल पहले ही हुई थी। संदीप महामाया फ्लाईओवर के नीचे साइकिल पर खस्ता कचौड़ी और आलू की सब्जी बेचता था। संदीप हर सुबह 11 बजे अपने घर से अपनी दुकान पर जाता और तकरीबन शाम 5 बजे तक अपने घर वापस लौट आता था। संदीप की ज़िंदगी सोनी के साथ बड़े ही आराम से चल रही थी। 20 जनवरी 2020 संदीप रोजाना की तरह 11 बजे काम पर गया और जब संदीप शाम 5 बजे घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर की लाइट नहीं जल रही है। संदीप ने अपनी पत्नी सोनी को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन सोनी की तरफ से कोई भी जवाब न मिलने के कारण संदीप अपने घर के अंदर गया। वहाँ अंधेरा होने की वजह से उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। संदीप ने सबसे पहले अपने घर के स्विच को अंधेरे में ही ढूंढा और जब संदीप ने अपने घर की लाइट जलाई तो वहाँ का नज़ारा देखकर संदीप की ज़िंदगी 360 डिग्री बदल गई। संदीप ने देखा कि उसकी पत्नी सोनी पूरी तरीके से खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई है। पूरे फर्श पर खून फैला हुआ है। संदीप वहीं दहाड़े मार मार कर रोने लगा। थोड़ी ही देर में आसपास कॉलोनी के सभी लोग इकट्ठा हुए और जब सोनी को हॉस्पिटल ले जाया गया तब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कॉलोनी के लोगों ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और इस मामले को फ़ौरन पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया। इसकी जांच ओखला चौकी के इंचार्ज राजेंद्र सिंह जी कर रहे थे। राजेंद्र सिंह जी ने सेक्टर 126 थाना प्रभावी भरत कुमार राठी को इस हत्या के बारे में जानकारी दी। थाना प्रभावी राठी जी ने हेड कांस्टेबल मोनू जगपाल सिंह और कांस्टेबल अमित कुमार के साथ जब तक घटनास्थल पर पहुंचे तब तक वायरलेस पर जानकारी प्राप्त करके नोएडा जोन की एसपी अंकिता शर्मा के साथ एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। संदीप यादव से पूछताछ करने पर संदीप यादव ने पुलिस को बताया कि जब मैं घर में आया तो घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। मैंने सोनी को बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन सोनी ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। जब मैं घर में गया और घर की लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सोनी फर्श पर पड़ी हुई है। पूरे घर की जांच की गई। जांच में घर से कोई भी सामान गायब नहीं था। पूरा सामान वैसा का वैसा ही था। संदीप यादव से पूछने पर कि उसे किसी पर संदेह तो नहीं, तो संदीप यादव ने पुलिस वालों को बताया कि मेरी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी सोनी के साथ ऐसा किसने किया। थाना प्रभावी राठी जी ने सोनी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह के आदेश पर थाना प्रभावी राठी जी ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इधर सोनी यादव के परिवार को जब सोनी की मरने की खबर लगी तो वो फौरन सोनी के घर पहुंचे। सोनी का गांव उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके में था। सोनी के 2 बड़े भाई थे और 4 बहनें थीं। सोनी अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर आती थी। जब सोनी का परिवार वहां पहुंचा तो पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पे किसी ने भी सोनी के पति संदीप पर शक नहीं जताया, लेकिन सोनी के बड़े भाई ने बताया कि संदीप जिस इलाके में रहता था वो बहुत ही सुनसान इलाका था, जिस वजह से उसे अक्सर संदीप से शिकायत रहती थी। उसने अपनी बहन सोनी से कहा था कि जब तक संदीप रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं ढूंढ लेता तब तक सोनी उसके पास नहीं जाए, लेकिन तब सोनी ने उसकी बात नहीं मानी। पुलिस वालों को सोनी के परिवार से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली जिससे उनकी इस केस पर कुछ मदद हो पाए। अब पुलिस वालों ने संदीप के पड़ोसी और उस मोहल्ले के सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी पुलिस के हाथ ऐसा कुछ भी सबूत नहीं लगा जिससे संदीप के ऊपर शक किया जा सके। तब पुलिस वालों ने संदीप यादव को थाने बुलाकर एक बार फिर पूछताछ की। संदीप यादव ने पुलिस वालों को बताया कि उसकी पत्नी का उसके ही गांव में अजय नाम के लड़के के साथ संबंध था। सोनी ने उसे खुद अजय के बारे में बताया था। संदीप को सोनी के अजय के साथ रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। संदीप ने सोनी से कहा था कि वो तुम्हारा कल था और मैं तुम्हारा आज। संदीप यादव ने इस बात की भी आशंका जताई कि शायद अजय ने ही सोनी की जान ली होगी। संदीप के इस बयान के बाद पुलिस वालों ने सोनी यादव के सभी कॉल डिटेल्स निकलवाए। पुलिस वालों ने सोनी के कॉल डिटेल्स में पाया कि संदीप से शादी के बाद भी सोनी अजय से बात करती थी। पुलिस की एक टीम फौरन सोनी के गांव कासगंज
रवाना की गई और अजय को गिरफ्तार कर नोएडा पुलिस थाने ले आया गया। जब पुलिस वालों ने अजय से पूछताछ की तो पहले तो अजय ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब पुलिस वालों ने अजय की अच्छे से खातिरदारी की तो अजय ने ये कबूल किया कि सोनी के साथ अजय के उसके शादी के पहले से ही संबंध थे और शादी के बाद भी सोनी उससे बात किया करती थी, लेकिन उसने सोनी की जान नहीं ली है, वो निर्दोष है। थाना प्रभारी राठी जी ने जब अजय के फ़ोन को चेक करवाया तो उसमें उन्हें अजय और सोनी के कई ऐसे फ़ोटो मिले जो अजय और सोनी के नाजायज़ रिश्ते को साफ साफ साबित कर रहे थे, लेकिन अजय के कॉल डिटेल्स रिपोर्ट और उसके लोकेशन से कहीं भी ये साबित नहीं हो पाया कि अजय कभी भी नोएडा आया था। ये केस और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया था। ये पता पाना मुश्किल था कि आखिर सोनी का कातिल कौन है, अजय जो कि सोनी का प्रेमी है या फिर संदीप जो कि सोनी का पति है। इधर तकरीबन एक हफ्ते बाद पुलिस वालों के हाथ सोनी यादव की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगती है, जिसमें पुलिस वालों को ये पता चलता है कि सोनी की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है तथा सोनी की लाश के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया है। पुलिस वालों ने फौरन संदीप और अजय दोनों के ही टेस्ट करवाए कि कहीं सोनी और अजय में से किसी एक ने सोनी का रेप तो नहीं किया, लेकिन संदीप और अजय दोनों ही इस मामले में निर्दोष पाए गए। यहाँ तक कि पुलिस वालों को संदीप के कॉल डिटेल से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि संदीप पे शक किया जा सके। पुलिस काफ़ी सख्ती से इस मामले की जांच कर रही थी और आखिरकार पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिससे ये पूरा का पूरा केस ही सुलझ गया। थाना प्रभारी राठी जी ने एक बार फिर कॉलोनी के आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी राठी जी की नज़र कॉलोनी के बंद पड़े मकान पर पड़ी। वह मकान घटना वाले दिन भी बंद ही था। जब पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से उस मकान में रहने वाले शख्स के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला उस मकान में रहने वाला शख्स रामवीर साहू है, जो कि बुंदेलशहर छतारी गांव का रहने वाला है। रामवीर साहू एक ऑटो ड्राइवर है। वो अक्सर नशे में धुत रहता है और घटना वाले दिन की सुबह वो वहाँ मौजूद था, लेकिन फिर उसी शाम से उसे किसी ने भी नहीं देखा। पुलिस वालों ने संदीप से रामवीर साहू के बारे में पूछताछ की तो संदीप ने पुलिस वालों को बताया कि रामवीर साहू उसी की कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी में रहने के कारण रामवीर साहू से उसकी जान पहचान है, लेकिन वह उसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानता। संदीप ने ये भी बताया कि कभी कभी रामवीर साहू अक्सर मेरी दुकान पर खस्ता कचौड़ी खाने आता है, इसी कारण अक्सर मेरी रामवीर साहू से बातचीत होती थी। पुलिस वालों को ये भी पता चला कि रामवीर साहू अविवाहित है। थाना प्रभारी राठी जी ने फौरन रामवीर साहू के बारे में पता लगाना शुरू किया। रामवीर साहू के कॉल डिटेल्स भी निकलवाए गए और उसके फ़ोन को भी ट्रेसिंग पर लगवा दिया गया। एसआई राजेंद्र सिंह जी ने पुलिस की एक टीम को रामवीर साहू के गांव बुंदेलशहर छतारी भेजा। जब पुलिस वाले रामवीर साहू के गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रामवीर साहू वहां आया तो था, लेकिन वहां से वो अपने बड़े भाई के पास दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहने के लिए चला गया, क्योंकि उसके बड़े भाई की बेटी की शादी थी। पुलिस ने रामवीर साहू के भाई के घर का पता लेकर रामवीर साहू का पता लगाने दिल्ली शाहदरा इलाके में उसके बड़े भाई के घर गए। जब पुलिस रामवीर साहू के बड़े भाई के घर पहुंची तो पुलिस को पता चला कि रामवीर साहू वहां से फरार है। पुलिस वालों को वहीं से यह जानकारी मिली कि रामवीर साहू की एक मौसी है जिनका नाम इंद्रावती है और वो घड़ोली की रहने वाली है। रामवीर साहू अक्सर उनके यहाँ आता जाता रहता है। हो सकता है कि रामवीर साहू वहाँ गया हो। पुलिस फौरन रामवीर साहू के मौसी के घर पहुँचती है। वहाँ पहुँचने पर पुलिस को पता चलता है कि 25 फरवरी को रामवीर साहू वहाँ आया था। उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। वह काफ़ी डरा हुआ भी था। उसने अपनी मासी को बताया कि उससे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। उसने एक औरत को जान से मार दिया है। मौसी ने पुलिस को बताया कि ये सुनकर मैं डर गई, इसलिए मैंने रामवीर साहू को अपने घर नहीं रुकने दिया। मौसी को ये नहीं पता था कि आखिर रामवीर साहू कहाँ गया है। अब पुलिस को इस बात पर पूरा यकीन था कि रामवीर साहू ने ही सोनी यादव का खून किया है। पुलिस की एक टीम रामवीर साहू को खोज रही थी, लेकिन रामवीर साहू का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, जिस वजह से
अपनी क्राइम ब्रांच के साइबर टीम को जांच के काम में साथ जोड़कर रामवीर साहू के मोबाइल को ट्रैक करने की काम पर लगा दिया। रामवीर साहू के मोबाइल की ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को जो पता चला उससे पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस को रामवीर साहू के फ़ोन डिटेल से ये पता चला कि रामवीर साहू लगातार सोनी यादव के पति संदीप यादव से बातचीत कर रहा था। अब पुलिस वालों ने एक बार फिर संदीप यादव से पूछताछ करना शुरू किया। जब पुलिस वालों ने संदीप यादव से पूछा कि क्या तुम रामवीर साहू के संपर्क में हो, तो इससे संदीप यादव ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस को ये बात समझ आ गई थी कि हो ना हो संदीप यादव और रामवीर साहू ने मिलकर ही सोनी का खून किया है। उस वक्त पुलिस वालों ने संदीप यादव को घर तो जाने दिया, लेकिन अब पुलिस वालों ने संदीप यादव और रामवीर साहू के मोबाइल की मॉनिटरिंग और उन दोनों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। 7 फरवरी 2022 को मोबाइल ट्रैकिंग से पुलिस को पता चला कि संदीप और रामवीर साहू महामाया फ्लाईओवर के नीचे जहां संदीप काम करता है वहां मिलने वाले हैं। इस सूचना को मिलते ही थाना प्रभारी राठी जी अपनी टीम के साथ सादे कपड़े में वहां पहुंचे जहां संदीप रामवीर साहू से मिलने वाला था। दोपहर तकरीबन 3 बजे पुलिस ने देखा कि संदीप वहां आया और उसके थोड़ी देर बाद ही एक आदमी ऑटो से वहां संदीप से मिलने आया। उस आदमी ने अपने मुंह पर साफा बांध रखा था। उस आदमी का ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो रामवीर साहू ही है। पुलिस वालों ने फौरन उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान संदीप यादव ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने आखिरकार संदीप को पकड़ ही लिया। पुलिस की एक टीम दोनों को लेकर थाने पहुंची। अब पुलिस वाले संदीप यादव और रामवीर साहू दोनों से पूछताछ कर रही थी। पहले तो दोनों ही कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर पुलिस वालों ने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो उन्होंने सारे राज उगलना शुरू किए। संदीप यादव ने ये कबूल किया कि उसने ही रामवीर साहू को अपनी पत्नी सोनी यादव को जान से मारने की सुपारी दी थी। संदीप यादव ने बताया कि एक दिन जब सोनी यादव बाथरूम में नहा रही थी तो संदीप यादव के हाथ सोनी यादव का फ़ोन लगा। संदीप ने वैसे ही उसका फ़ोन चेक कर लिया। संदीप को उस दिन सोनी यादव और अजय के नाजायज़ रिश्ते के बारे में पता चला। अपनी ही पत्नी से इस धोखे को पाने के बाद संदीप यादव ने उसी दिन तय किया कि वो सोनी यादव की जान ले लेगा। बस उसी दिन से संदीप यादव सोनी यादव से पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगा। इतना ही नहीं, संदीप यादव अक्सर अपने ससुराल जाया करता था। वहाँ उसे उसकी छोटी साली रानी पसंद आ गई थी। संदीप यादव ने सोचा कि अगर सोनी मर जाए तो वो आराम से रानी से शादी करके खुशहाल ज़िंदगी जिएगा। संदीप के अनुसार सोनी तो थी ही बदचलन, इसलिए उसे जान से मारना कोई गलत बात नहीं है, जिसके चलते संदीप ने ही रामवीर साहू को अपनी पत्नी सोनी को जान से मारने के लिए सुपारी दी। जिस दिन सोनी की मौत हुई उसके कुछ दिन पहले ही रामवीर साहू संदीप के कचौरी वाले दुकान पर पहुंचा। रामवीर साहू उस दिन काफ़ी दुखी था। रामवीर साहू रिक्शा चलाकर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाता था। उस दिन रामवीर साहू ने अपने रोज़मर्रा की परेशानियों के बारे में संदीप से कहा। रामवीर साहू ने गुस्से में संदीप से कहा कि अगर पैसों के लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। रामवीर साहू की इस बात को सुनते ही संदीप को लगा कि अब सोनी से पीछा छुड़ाने का तरीका उसे मिल गया है। उसने फ़ौरन रामवीर साहू से कहा कि तो मेरी बीवी की जान ले ले, मैं तुझे 70,000 रुपये दूंगा। संदीप की इस बात को सुनते ही रामवीर साहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ नहीं पाया कि संदीप आखिर कहना क्या चाहता है। संदीप ने फ़ौरन 3,000 रुपये निकाल कर रामवीर साहू की जेब में डाल दिए। संदीप ने रामवीर साहू से कहा कि 3,000 रुपये अभी ले लो और बाकी के पैसे सोनी के मरने के बाद। रामवीर साहू को कुछ समझ नहीं आया। उस दिन रामवीर साहू वहाँ से चला गया, लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो शराब के ठेके पर जाकर फिर उसने काफ़ी शराब पी और वो फिर अपने घर चला गया। अगले दिन रामवीर साहू फिर संदीप के पास पहुँचा। रामवीर साहू को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक पति अपनी ही पत्नी की जान क्यों लेना चाहता है। जब रामवीर साहू ने संदीप से पूछा कि आखिर तू अपनी ही पत्नी की जान क्यों लेना चाहता है, तो उस दिन संदीप ने रामवीर साहू को सोनी और अजय के नाजायज़ रिश्ते के बारे में बताया और साथ ही संदीप ने ये भी बताया कि सोनी के मर जाने के बाद उसका प्लान उसकी छोटी साली रानी के साथ शादी करने का है।
जब तक सोनी जिंदा है तब तक ऐसा हो पाना मुश्किल है। इस वजह से वो चाहता है कि रामवीर साहू सोनी की जान ले ले। बदले में वो रामवीर साहू को पूरे 70,000 रुपये देगा। रामवीर साहू सोनी की जान लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे इस काम के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए थे। थोड़ी देर तक रामवीर साहू और संदीप के बीच पैसों की लेन देन को लेकर बात चलती रही। संदीप इस काम के लिए रामवीर साहू को सिर्फ 70,000 रुपये देना चाहता था, लेकिन जब रामवीर साहू नहीं माना तो संदीप यादव उसे 1.5 लाख रुपये देने के लिए तैयार हो गया। संदीप यादव ने रामवीर साहू को 50,000 रुपये नकद दिए और बाकी के पैसे सोनी यादव के मरने के बाद देने का वादा किया। उसी शाम रामवीर साहू अपने घर पहुंचा, जहां संदीप का भी घर था। शाम होने की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था। मौका देखकर उसी वक्त रामवीर साहू सोनी के घर में दाखिल हो गया। उसने सबसे पहले सोनी के सर पर इतना जोर से वार किया कि सोनी ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। पहले तो रामवीर साहू का इरादा सिर्फ सोनी को जान से मारने का था, लेकिन सोनी के कपड़े अस्त व्यस्त देखकर रामवीर साहू के मन में वासना जागृत हो गई, जिसे शांत करने के लिए रामवीर साहू ने सोनी के मृत शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद रामवीर साहू वहां से अपने घर चला आया। अगले दिन जब रामवीर साहू को ये बात पता चली कि इस मामले में पुलिस जुड़ चुकी है, तो रामवीर साहू कॉलोनी छोड़कर ही फरार हो गया और उसने 7 दिन तक अपना मोबाइल फ़ोन भी ऑन नहीं किया। संदीप और रामवीर साहू के उनके गुनाह कन्फेस करने के बाद अब पुलिस के पास गुनहगार भी थे, सबूत भी थे और गवाह भी थे। 20 मार्च 2022 को जब यह मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने संदीप यादव को सोनी यादव की हत्या की साजिश में और रामवीर साहू को सोनी यादव की हत्या और रेप करने के केस में दोनों को ही आईपीसी की धारा 120B के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। संदीप को अगर अपनी पत्नी सोनी के साथ नहीं रहना था तो वो उसे तलाक दे सकता था, लेकिन अपनी छोटी साली रानी को पाने की चाह में संदीप ने वो किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। यहाँ सोनी को भी सही नहीं कहा जा सकता। संदीप के साथ शादी के बाद भी सोनी का अजय के साथ संबंध रखना गलत था। रामवीर साहू की वासना ने और पैसे पाने की चाह ने आज उसे आजीवन कारावास दे दिया। इस पूरे घटना में किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सोनी की पूरी ज़िंदगी ही खत्म हो गई। संदीप और रामवीर साहू भी अब आजीवन कारावास में रहेंगे। आखिरकार पुलिस ने गुनहगारों का पता लगा ही लिया। क्राइम कितनी भी चालाकी से क्यों न किया गया हो, लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। आपको ये ट्रू क्राइम स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Don't forget to subscribe and follow us.